नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत करने जा रही हूँ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ। इसके पहले मैं पाठ की व्याख्या करूँ तो सबसे पहले मैं पाठ का परिचय दे देती हूँ संक्षिप्त में। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया हिंदू पंच पत्रिका के बलिदान अंग से लिया गया है। इस पाठ में लेखिका ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता नाना साहब की पुत्री मैना पर हुए अत्याचारों का चित्रित किया गया है। यह पाठ हमें मातृभूमि की स्वतंत्रता व उसकी रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने की गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा से अवगत कराता है। बात सन 1857 की है। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। आप सभी जानते हैं कि 1857 में संपूर्ण भारत में क्रांति हुई थी और कानपुर के जो क्रांति का संचालन कर रहे थे वो धुंधुपंत नाना साहब थे। अंग्रेजों ने बहुत ही बर्बरता से उस क्रांति को कुचल दिया। वो अपने प्राणों को बचाकर भागे लेकिन अपनी बेटी को नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। मैना को जला करके बड़ी ही निर्ममता से अंग्रेजों ने मार डाला। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, मतलब कि जिसका हृदय कठोर हो, पत्थर जैसा हो, वो भी पिघल जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में क्यों गया? क्योंकि नाना साहब अगर वहां पे छिपे होंगे तो पकड़ लिया जाएगा, नहीं तो उनकी पूरी जो संपत्ति है उसको नष्ट कर दी जाएगी और कोई जान पहचान का है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिठूर में नाना साहब के राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। मतलब बिठूर के जो रहने वाले लोग थे उन्हीं लोगों ने राजमहल को लूट लिया था। जब तक अंग्रेज पहुंचे बहुत थोड़ी बहुत संपत्ति ही बची थी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। इसका मतलब महल में अंडरग्राउंड कोई जगह बना था जहां पे वो लड़की छिपी हुई थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका कड़ापुर मुख और अल्प वयस यानी कम उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तब बालिका ने उत्तर दिया, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य, मतलब कि आपका क्या फायदा है, क्या लाभ है? सेनापति ने उत्तर दिया, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। चूंकि तुम्हारे पिता विद्रोही हैं और यह उनका निवास है, इसलिए अंग्रेजों ने इस महल को नेस्तनाबूद करने का आदेश दिया है। बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिसने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर यह जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत ही प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा करिए। मैना के कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी आपके दोषी हैं, जो भी करना है उनके साथ करिए। इस महल ने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है, यह निर्जीव है, यह मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा करिए। लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है उस महल को गिराना चाहते थे। इसके पीछे कारण यह था कि वह विद्रोहियों को बुरी तरह से कुचल देना चाहते थे। वह भारतीय लोगों को शपथ देना चाहते थे कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी सर उठाएगा तो उसे ऐसे ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो लोगों में भय पैदा करने के लिए उन लोगों ने यह निर्णय लिया था, यह डिसीजन लिया था। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा, मतलब यह मेरी ड्यूटी है और मुझे यह गिराना ही पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। मतलब आपकी जो प्यारी बेटी थी मेरी और मैं दोनों बहुत अच्छी मित्र थी। कई वर्ष पूर्व
मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी, मुझे बहुत प्रेम करती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप ये सब भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। तो मैना ने अपना परिचय दिया और उसको विश्वास दिलाया हे को कि आपकी बेटी मेरी मित्र है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो राणा साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब साथनी हो, संगिनी हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। कहने का मतलब मैं अंग्रेजों का नौकर हूं और मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ गए। काम में देरी हो रही थी, महल नहीं गिर रहा था और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना साहब, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे ने कहा, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में एक तार देना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसको तार देने के लिए कहा गया कि हो सकता है कि वह मान जाए और महल को न गिराने का आदेश दे दे। आउटरम ने कहा, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना ये नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो वह वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का कहीं पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। लॉर्ड कैनिंग ने आदेश दिया कि मतलब लंदन का जो मंत्रिमंडल है उसने आदेश दिया है कि नाना से जुड़ी हुई हर याद मिटा दी जाए, इसलिए इस महल को गिराना ही होगा। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में ही वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया, लंदन यानी इंग्लैंड में जो लंदन स्थान है वहां पर एक पत्र निकलता था, न्यूज़पेपर निकलता था, जिसका नाम था टाइम्स। उसमें 6 सितंबर को एक लेख लिखा गया था। लेख में क्या लिखा गया था? बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। आप सभी लोग जानते हैं कि नाना साहब अंडरग्राउंड हो गए थे और उन्हीं को पकड़ने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे थे, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों की हत्याकांड का बदला लेना हम न भूलेंगे। उस न्यूज़पेपर में लिखा था ऐसा। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, यानी उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, यानी हे ने क्षमा पत्र लिखा हुआ था कि उसको क्षमा किया जाए, उसकी बेटी को माफ किया जाए, उसकी हत्या न की जाए। तो उसका मजाक उड़ाया गया था कि नाना साहब ने, जिस नाना साहब ने अंग्रेज स्त्री पुरुषों को मार डाला, उसकी बेटी को क्षमा किया जाए। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्रीय बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। उसमें भी लिखा गया था कि मतलब बुढ़ापे में जो पूरी जिंदगी इसने
सेना में काम किया। बुढ़ापे में एक महाराष्ट्रीय लड़की के सौंदर्य पर मोहित हो गया है और अपना कर्तव्य भूल गया है। इस तरीके से उसको चरित्रहीन बताया गया। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। वो लोग समझ रहे थे कि जो सर थॉमस हे है वह नाना की जो बेटी है उससे प्रेम करता है, इसलिए उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। तो उसके सामने अगर नाना की बेटी को फांसी पर लटका दिया जाएगा तो उसको बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, अंदर से छटपटाएगा। हाँ, ये सत्य है कि वो नाना की बेटी से प्रेम करता था, लेकिन पुत्री के समान प्रेम करता था। कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। सन 1857 में सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि मतलब आधी रात या मिडनाइट के समय, चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट यानी गिरे हुए जो महल थे, जो खंडहर था, प्रासाद के ढेर पर बैठ करके रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए पता लगाने कि आखिर कौन रो रहा है वहां पर आधी रात में। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर, जब सैनिक पूछ रहे थे तुम क्यों रो रही हो तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया, यानी कराल रूप वाले विकराल रूपधारी, यानी डरावना लगता था देखने में। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी की ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। उसको सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसकी मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, आर्त मतलब करुण स्वर में बोली कि मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। उस खंडहर पर बैठ करके वो रोना चाहती थी, शोक मनाना चाहती थी, पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेला महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में, यानी एक मराठी भाषा में पत्र निकलता था जिसका नाम था बाखर, उसमें छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। किसने जलाया? अंग्रेजों ने जलाया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया, यानी मैना ने अपनी मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लिया और लोगों ने दूर से प्रणाम किया। यह बात बहुत आश्चर्यचकित करती है और बहुत ही दुखद बात है कि एक छोटी सी लड़की को जला करके भस्म कर दिया गया, एक क्रांतिकारी की बेटी को, और लोगों ने दूर से प्रणाम किया, किसी ने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर सब लोग एक साथ जुट जाते तो शायद वह लड़की बच सकती थी, लेकिन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था। वो लड़की भी निश्चित तौर पर बहुत भावुक लड़की थी। अगर वो बुद्धिमान होती, समझदार होती तो अपने पिता की तरह अपने प्राणों को बचाने के बारे में सोचती, न कर मूर्खता में आकर के महल के खंडहर पर बैठ के रोने लगती और अपने आप को गिरफ्तार करवाती और अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए बुद्धिपूर्वक काम करना चाहिए। अगर वो जिंदा रहती तो हो सकता है कि अंग्रेजों से बदला लेती, अपने पिता की तरह वो भी क्रांतिकारी बनती, कुछ देश के काम करती, देश की सेवा करती, लेकिन भावना में आकर के उसने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।